हेलो भाई, कैसे हो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। और देखो, कल एग्जाम हुआ है आपका सी सेट मतलब यूपी पीसीएस वाला। और हम काफी दिन से पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, एडवांस पढ़ रहे हैं। जैसे दोपहर के टाइम हम एडवांस पढ़ते हैं और शाम को 7 बजे जो अभी बज रहा है इस समय हम अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं। तो जरा हम देखें कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ एग्जाम में भी आ रहा है कि नहीं, है ना। जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपके एग्जाम में भी आ रहा है कि नहीं। तो आज का जो हमारी क्लास है वो पूरा टेस्ट है। क्या है भैया? टेस्ट है। और टेस्ट में जो हमने क्वेश्चन पिक किया है वो यूपी पीसीएस का सी सेट है। मतलब जो यूपी पीसीएस के कल के एग्जाम में आया वो सारे के सारे सवाल आपके सामने यहां पे हैं। ठीक है भैया। तो हमने यहां पे सी सेट वाला क्वेश्चन है। तो मतलब आज आपकी क्लास में टेस्ट है आपके लिए। क्या है भैया? टेस्ट है। जो आपने देखो, मैं आपको क्या बोलता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपके एग्जाम में आएगा। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपके एग्जाम ओरिएंटेड होता है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं। तो जो एग्जाम हुआ है, कल एक एग्जाम हुआ है ना। अब जैसे एसएससी सीएचएसएल का भी एग्जाम चल रहा है, बच्चे क्वेश्चन भेज रहे हैं, मैं उसको भी देख रहा हूं, एनालिसिस करवा देंगे उसका जब सारे क्वेश्चन एक बार कलेक्ट हो जाएंगे तो। ठीक है। तो यहां पे आपको पता चल रहा है कि कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहे हैं क्या नहीं। जैसे आज जो देखेंगे आप, आज जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए थे और बच्चों के मैसेज आया कि हाँ सर बहुत अच्छी बात है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छी बात है, बस थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए एग्जाम के टाइम पे। आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस मन से पढ़ाई करो। ठीक है। मेरे कहने का मतलब यही है कि जितना मैं पढ़ाता हूं मेरी रोज शाम की क्लास देखो, फिर एग्जाम में तुम ना करके आए क्वेश्चन तो फिर हमें बताना। ठीक है। तो आज हम टेस्ट शुरू करते हैं। जल्दी से फटाफट वीडियो को सब लोग शेयर कर दो और हर जगह फैला दो। उसके बाद हम क्लास देखिए। पहला सवाल जो आया था मैथ से कुल मिलाकर 17 सवाल आए थे। 17 में से अगर बच्चा मेरी क्लास शाम वाली पढ़ा है, अर्थमेटिक और जो दोपहर वाली क्लास है, अगर दोनों क्लास को खासकर खाली अर्थमेटिक भी पढ़ा है तो 17 में से 14 से 15 क्वेश्चन वो कर ले जाएगा। क्यों? अभी आपको पता चलेगा। जैसे ये देखो, आपको पता है कि जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था तब भी ये क्वेश्चन आपको कराया था। दिल्ली पुलिस का मॉडल टेस्ट पेपर करा रहा था तब भी ये क्वेश्चन आपको कराया था। और दिल्ली पुलिस के जो बच्चे पेड वाले हैं वो अपनी सीट में जाके देखें कि ये क्वेश्चन है कि नहीं। देखो, जो आपको सीट दी गई है वहां पे ये 3 की जगह पे सिर्फ 2 होगा और कुछ नहीं होगा। जो 3 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये जो 3 लिखा हुआ है इस पेपर में, इसकी जगह पे 2 होगा बस। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम है। 2 होगा, कई जगह 7 होगा, कई जगह 1 होगा। 3 सवाल हैं इसी तरह के। 3 सवाल कराया था दिल्ली पुलिस के मॉडल टेस्ट पेपर में भी कराया था। और मैंने बताया था कि क्वेश्चन ट्रेंडिंग है, आने वाले कई एग्जाम में पूछा जा सकता है। तभी मैंने बताया था कि क्वेश्चन ट्रेंडिंग है। और देखो, यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन आ भी गया है। बात समझ में भैया? चलो, अब जैसे इसमें बताना है कि 1 से लेके 100 तक में 3 अंक कितनी बार आएगा। तो पहले देखो, 3 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 23 आएगा, ऐसे पूरा लेके 93 तक में 10 बार तो ये आ जाएगा। 10 बार ये आ जाएगा यहाँ पे 3, है ना। और एक बार यहां भी आएगा, 30 में आएगा, 31 में आएगा, 32 में आएगा, ऐसे लेके पूरा 39 तक में 10 बार और आएगा। ये बात आपको समझाया था, 10 बार और आएगा, है ना। तो 10-10 मिला के टोटल कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। बहुत आसान सवाल आया था भैया यूपी पीसीएस के एग्जाम में। ठीक है ना भैया। अब यहां से समझो, आप कहोगे सर 33 इसमें है, 33 में 2 बार 3 आता है, तो 2 बार अगर यहां काउंट कर लोगे तो फिर यहां 33 मत काउंट करना। और बात वही हुई, एक बार यहां काउंट कर लो, एक बार यहां काउंट कर लो। इसलिए बहुत आसान सवाल आए थे। अगला सवाल देखो, x बटे वाई बराबर 2 माइनस, ऐसा लिखा हुआ है, यहां से देखो, y बाई एक्स बराबर में 2 माइनस में x बटे वाई। अब जैसे मैंने आपको अलजेब्रा पढ़ाया अभी कुछ दिन पहले, आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी अलजेब्रा पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था वैल्यू पुटअप मेथड से भी आप कर सकते हैं। इसमें वैल्यू पुट करो, कौन सा ऐसा वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर ले। आप x का मान 1 रख दो, y का मान 1 रख दो। देखो 1 बाई 1 1 आ रहा है, 1 बाई 1 1 आ रहा है, 2 में से 1 निकला तो 1 आएगा। तो इधर भी 1 इधर भी 1, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यही आपको वैल्यू पुट कर देना है। बस जो आपसे पूछा है इसी में आपको ये वैल्यू पुट कर देना, एक्स क्यूब प्लस में एक्स वाई क्यूब डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, ये वैल्यू पुट कर दो। और वैल्यू पुटअप मेथड अलजेब्रा की दोपहर 2 बजे जो क्लास चलती है उसमें सिखाया हूं भैया, और बताया था कि कैसे वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करके आप इसको लगा दो, x का मान 1 है, x का मान 1 है, y का मान 1 है, 1 1 मिलके 2 और नीचे भी 1 1 मिलके 2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 1।
एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका, एक तो ये तरीका से कर सकता था कोई भी बच्चा अगर वैल्यू पुट करके करना चाहे तो। अगर वैल्यू पुट करके ना भी करे तो y बाई एक्स में से ये इसको इधर लेके आएंगे तो ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, प्लस में x बटे वाई इक्वल्स 2 में 2। आप यहां से बताओ x y आपका एलसीएम होगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में ये वाई स्क्वायर बराबर में 2xy उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और 2xy इधर आएगा तो माइनस में 2xy बराबर में 0। यहां से ये क्या बना, x माइनस वाई का होल ब्रैकेट स्क्वायर बराबर में 0। यहां से आपको पता चला कि x बराबर y है। यहां से क्या पता, x बराबर में y है। अब यहां पे सिर्फ वैल्यू पुट करना है, x की जगह पे y, y की जगह पे x, जो चाहे वो रख दो। तो जैसे x क्यूब था, y की जगह पे क्या रखेंगे, x रख देंगे तो ये भी x क्यूब हो जाएगा, तो प्लस में x क्यूब, नीचे x क्यूब और ये y की जगह पे x रख देंगे तो ये भी x क्यूब, सारे कट जाएंगे, आंसर 1 आ जाएगा। ये दोनों तरीका मैंने आपको सिखाया था और ऐसे ही क्वेश्चन आया था भैया, पूरे पढ़ाए हुए में से सवाल आया, आप लगाओगे तब पता चलेगा। अब जैसे देखो ये समुच्चय का सवाल है। अब समुच्चय में मैंने अभी तक आपको समुच्चय नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने आपको सेट थ्योरी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, सेट थ्योरी पढ़ाया था। सेट थ्योरी से भी लगा सकते हो, परसेंटेज में बताया था सेट थ्योरी, वहां से भी लगा सकते हो। और सिंपल सा इसके लिए तो फॉर्मूला भी होता है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है ए प्लस बी माइनस में ए यूनियन बी, यही होता है। बस इसी को रखो, ए प्लस बी कितना है 10 है और बी कितना 18 है, माइनस में ए यूनियन बी कितना है 20, 10 8 18 28 में से 20 घटा दिया, आंसर आ गया 8। आ तो गया भैया आंसर। एक तो ये तरीका है जो आप डायरेक्टली अगर ये फॉर्मूला रखते हो तो आप आंसर ला दोगे। बात समझे, सेट थियरी से, समुच्चय से। बहुत आसान सा सवाल था, 9वीं का कक्षा भी इसको लगा देगा, कक्षा 8 में पढ़ने वाला स्टूडेंट भी इस सवाल को लगा देगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था भैया। एक तो इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका मैंने आपको परसेंटेज में भी पढ़ाया था कि देखो टोटल अमाउंट, यहाँ पे ए यूनियन बी का मतलब होता है टोटल, तो ये टोटल 20 है, जिसमें 2 लोग हैं, हिंदी और इंग्लिश की बात, सॉरी ए और बी की बात कर रहे हैं, ए और बी। ये आपका 10 है, ये आपका 18 है। मैंने कहा था कि कॉमन वाला चाहिए, कॉमन वाला के लिए ट्रिक भी बताया था, 10 और 18 को जोड़ दो 28, यहां 20 ही होना चाहिए था और ये दोनों जोड़ के 28 हो रहे हैं, मतलब कॉमन वाला 8 होगा। बन गया आंसर भैया। ये तरीका है बहुत ही आसान, मतलब आपको पता चल रहा है कि सर ने जो पढ़ा है वो हमारे एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो जैसे ये समचतुर्भुज की बात करें, समचतुर्भुज के क्वेश्चन कितने आसान होते हैं। यहां से देखो, समचतुर्भुज का मतलब होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसके चारों भुजाएं बराबर हों, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों बराबर हों। आपसे कहा है कि इसमें कुछ इस तरह के 2 विकर्ण हैं और आपको एक बात पता है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर 2 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है ना, मतलब ये वाला पोर्शन बराबर में ये वाला पोर्शन। अब यहां से समझो 90 डिग्री पर बांटते हैं, ये भी एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अब एक 32 है, अगर ये पूरा सपोज करो यहां से लेके यहां तक अगर ये 32 है तो एक कितना होगा, ये वाला 16 हो जाएगी, यहां तक की लेंथ, यहां तक की लेंथ ये 16 हो जाएगी। यहां से देखो ये 24 है, दूसरा 24 है, मतलब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ 24 है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा और ये 90 डिग्री है, इस बात को भी ध्यान रखना। पाइथागोरियन ट्राइड लगा दो, पाइथागोरियन का ट्रिपलेट लगा दो, पाइथागोरियन त्रिक लगा दो। 12 और 16 के साथ पाइथागोरियन त्रिक बनता है 20 का, मतलब इसकी एक भुजा आ गई 20। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पता है, और जिसको ना भी पता है वो लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर करके निकाल सकता है। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट अभी तो कुछ दिन पहले पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी लगाओगे तो 12 16 के साथ 20 बनने वाला है। ठीक है भैया, तो ये 20 हो गया। आपसे क्या पूछा, उसका परिमाप, तो ये 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 है, तो 20 चौक को 80, उसका परिमाप आ गया 80। बात समझ में भी आ, उसका परिमाप कितना आ गया, 80 आ गया। देख लो कितने आसान सवाल आए थे एग्जाम में, जो पढ़ाया है उसमें से आया है कि नहीं। ये भी एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको देखो। दो चर x और y निम्नलिखित प्रकार से संबंधित है, y बराबर 5x प्लस 4 है, x का समांतर माध्य 10 है, तो y का समांतर माध्य क्या होगा। अब यहां से समझो, समांतर माध्य का मतलब कुछ नहीं है, x का मान दे रखा है, y बराबर में 5x प्लस में 4 है, x का मान यहां पे पुट कर दो, x का मान पुट करोगे तो 5 ये 10 है, तो 5 यहाँ 50, 50 4 54, y का मान 54 आ जाएगा। एकदम इजी सा और एकदम आसान सा सवाल पूछा था। अगला सवाल देखो,
प्रथम 20 धनात्मक संख्याओं का माध्य। इसके लिए तो मैंने तुम्हें ट्रिक बता रखी है। 20 बोला है ना, सम बोला है ना, 20 से एक ज्यादा बढ़ा दो 21 इसका आंसर है। डायरेक्ट आपको ट्रिक बताया था। सम के लिए बोला था कि डायरेक्ट वही वाला नंबर उसका सम हो जाएगा। और विषम के लिए आपको जब सम पूछेगा तो मैंने कहा था कि एक बढ़ा के बता दो। मैंने क्या कहा था कि एक बढ़ा के बता दो, और अगर विषम पूछता तो डायरेक्ट वही बता देते। जैसे मान लो इसी सवाल को ऐसे बनता कि प्रथम 20 धनात्मक विषम संख्याओं, ये आज की क्लास का टेस्ट है, समझ लो। जो आपने आज तक पढ़ा उसी का टेस्ट चल रहा है, बस पेपर का ही टेस्ट ले लिया डायरेक्ट, है ना, कि अगर आप पेपर में बैठते तो कितना कर पाते। अब देखो ये सवाल है, आपसे बोला प्रथम 20 धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। 20 धनात्मक, यहां विषम दिया है, मैंने कहा था जिस तरह पूछा है वही उसका आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 20 ही होगा। मतलब ट्रिक में मैंने आपको क्या बताया था, अगर विषम बोले तो जितनी संख्या दिया है वही उसका औसत होगा। औसत नाम का चैप्टर जाके पढ़ो दोबारा, प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है पूरा। और माध्य भी औसत का ही काम करता है, औसत की तरह ही माध्य होता है। बात समझ में ना। तो एवरेज नाम के चैप्टर में मैंने आपको बताया था, यही बात आपको समझाई थी और यही कलाकारी आपको बताई थी कि भैया अगर विषम कहेगा तो डायरेक्ट जितनी संख्या दिया वही उसका औसत होगा, और अगर आपसे सम बोलता है तो जितनी संख्या दिया उसमें एक बढ़ा के आंसर होगा। ये तरीका था, ये तो ट्रिक वाली तरीका। अब मान लो कोई बच्चा ट्रिक से ना लगाए, तब उसको अगर बेसिकली भी लगाना हो तो बहुत आसान बन जाएगा सवाल। देखो आप कैसे गलत कर देते हो क्वेश्चन को, यहां से समझो। 20 धनात्मक संख्याएं जो कि सम है, तो 2 4 6 कहां तक, 40 तक। 40 में 20 मिलेंगी। इसका एवरेज फर्स्ट और लास्ट के हिसाब से माध्य निकाल लेंगे। मीन पूछा है, मीन और एवरेज दोनों सेम ही होता है अर्थमेटिक में, ठीक है ना। तो 2 और 40 का एवरेज 42/2, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, यानी कितना आएगा 21, इसका आंसर हो जाएगा। एकदम आसान सा सवाल था ये भी। ये सवाल अच्छा था। और इस सवाल के बारे में आप लोगों को बताओ, ये बंदर वाला सवाल ना पहले खूब पूछा जाता था। आज के आप 5-7 साल पहले उठा के देखो तो अक्सर एग्जाम्स में बहुत बार आता था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका पैटर्न खत्म हो गया था। लेकिन यूपीपीसीएस ने फिर से अपने एग्जाम में पूछ लिया है, मतलब ये आपको आना चाहिए बंदर वाला। देखो ये बंदर वाला जो सवाल होता है ना, ये मैथ्स का नहीं, एक्चुअली में देखा जाए तो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन होता है। एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है। 12 मीटर ऊंचा खंबा है, एक खंबा है सपोज करो इतना, वो 12 मीटर ऊंचा है। ये है इसकी टोटल लेंथ जो है वो कितनी है, 12 मीटर है। इस पे एक बंदर चढ़ता है, बंदर है वो चढ़ता है। अब बंदर कैसे चढ़ता है, तो बंदर पहले चढ़ेगा फिर सरकेगा, चढ़ेगा फिर सरकेगा, इसी तरह से। तो 12 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। मतलब जब वो पहले मिनट में जंप लगाता है, यहां से जंप लगाएगा, ऐसे 2 मीटर ऊपर चला गया। 2 मीटर पहले मीटर में जंप लगा दिया बंदर। यहाँ पे एक बंदर बैठा सुंदर सा, जिसके 2 कान हैं उड़ते हुए और 2 आंखें हैं, और इस तरह से उसकी एक लंबी सी पूंछ भी है। बात समझ में आ गई ना, उसकी लंबी सी पूंछ है, ठीक है भैया। तो ये बंदर बैठा है, समझ लो, ठीक है। अब यहां से बंदर कूदा तो यहां पहुंच गया पहले मिनट में, परंतु अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। भाई नीचे फिसल जाएगा क्योंकि खंबा बेहद चिकना है, खंबा चिकना होने की वजह से वो नीचे सरक जाता है। तो यहां से 12 मीटर पे गया और 12 मीटर से 1 मीटर नीचे सरक गया। मतलब पहले मिनट में वो 2 मीटर चढ़ा था और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे सरक गया। मतलब एक बार में कितना चढ़ा, एक बार में 2 चढ़ा 1 सरका, यानी कुल मिलाकर 1 ही मीटर तो चढ़ रहा है एक बार में, 1 ही मीटर तो चढ़ रहा है एक बार में। मैंने आपको पढ़ाया तो नहीं, अभी इस तरह का सवाल पढ़ाने वाला है, लेकिन इसके लिए ट्रिक क्या होती है समझो। जितना मीटर दिया हुआ है टोटल खंबे की लंबाई, उसमें से जो एक बार में छलांग लगाता है उसको घटा दो। 12 में से 2 घटा दो, 10 बचा, उसी को एक बार वाले से भाग कर दो, यानी कि 10 बार जाएगा। 10 बार जाएगा, कितना बार जाएगा, 10 बार जाएगा भैया, 10 बार पहुंच जाएगा वहां पे। देखो जैसे एक बार ऐसे सरका, देखो एक बार कब काउंट होगा, जब 1 मिनट में ऐसे चढ़ा फिर सरक गया, तो ये उसका एक बार हुआ। एक बार में वो 1 मिनट जा रहा है, एक बार में वो 1 मीटर जा रहा है, एक बार में वो 1 मीटर जा रहा है, ठीक है। एक बार में वो 1 मीटर जा रहा है, अगली बार में फिर यहां से जाएगा 2, लेकिन फिर सरक जाएगा। तो 2 बार में वो 2 मीटर जा रहा है, लेकिन 2 बार में समय कितना हो रहा है,
डबल, क्योंकि पहले मिनट में 2 चढ़ रहा है, अगले मिनट में 1 सरक रहा है, तो एक बार में उसको 2 मिनट लग रहा है, एक बार में उसे कितना मिनट लग रहा है, 2 मिनट का समय लग रहा है। तो इस तरह से वो खंबे पर कितना बार चढ़ेगा पहले ये बताओ। 12 मीटर का खंबा है, पहले जो जितना छलांग लगाता है पहली बार में, पहले उसको माइनस कर दो। 2 मीटर छलांग लगा रहा था तो 12 में से 2 को माइनस कर दो, 10 मीटर बचा। 10 मीटर में एक बार में 1 मीटर, तो 10 मीटर चढ़ने के लिए 10 बार, और एक बार में 2 मिनट, तो टोटल कितना हुआ, 20 मिनट। 20 मिनट जब हुआ तो बंदर कहां पहुंच गया था, बंदर पहुंच गया था यहां पे। 10 मीटर की लंबाई बंदर ने तय कर लिया था। अभी आपको ट्रिक नहीं पता इसलिए मैं बहुत बेसिकली समझा रहा हूं, वरना जब इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ा दूंगा तो फिर बहुत अच्छे से आपको आने लगेगा। अभी बेसिकली समझो, ठीक है भैया। तो ये हो गया, अब यहां से पहुंच गया 10 मीटर की लंबाई, यहां तक पहुंच गया। अब उसके पास अभी भी इतना लेंथ बचा हुआ, कितना लेंथ बचा हुआ है, 12 मीटर का खंबा था, 10 मीटर चढ़ चुका है, 2 मीटर बचा हुआ है, और 2 मीटर तो छलांग मार ही देता है 1 मिनट में, तो 1 मिनट और छलांग मारेगा। अब आप कहोगे कि सर कैसे 2 मारेगा, फिर सरकेगा नहीं क्या? अरे जब यहां टॉप पे पहुंच गया, ऊपर जाके ऐसे बंदर बैठ जाएगा, 2 बड़ी बड़ी कान लेके और ऐसे कान और बड़ी सी पूंछ लेके, जब ऊपर बैठ जाएगा तो फिर सरकेगा क्यों बताओ? नहीं सरकेगा, मतलब इसमें 1 मिनट और आपको ऐड करना पड़ेगा उसके लास्ट छलांग के लिए, तो कुल मिलाकर उसे कितना मिनट समय लग जाएगा, 21 मिनट का समय लग जाएगा भैया, 21 मिनट का समय लग जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। समझ में आया क्या, जल्दी बताओ, समझ में आया? देखो भैया क्या कर रहे हैं, वो ऐसे 2 चढ़ा 1 सरका, यानी एक बार में 1 मीटर, फिर 2 चढ़ा फिर सरका, एक बार 2 बार में 2 मीटर, फिर 3 बार में 3 मीटर, 4 बार में 4 मीटर, हर बार में 2 मिनट, क्योंकि 1 मिनट चढ़ता है 1 मिनट उतरता है, तो हर बार में 2 मिनट। तो ऐसे वो 10 बार करेगा ये प्रोसेस, 10 बार छलांग लगाएगा सरकेगा, छलांग लगाएगा सरकेगा, 10 बार करेगा, और हर बार में 2 मिनट, तो उसे 20 मिनट का टोटल समय लग जाएगा 10 मीटर तक जाने के लिए। और अभी भी उसके 2 मीटर का दूरी बची हुई है, तो लास्ट छलांग में पूरा कर लेगा, क्योंकि लास्ट वाली छलांग में वो सरकता नहीं है, बस यही इसका एक लॉजिक होता है। तो इसका आंसर 21 मिनट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये आयु के सवाल आए थे भैया, बहुत ही आसान सा सवाल था। पिता की आयु उसके 2 पुत्रों की आयु के योग की दुगनी है। पिता की आयु, फादर जो है, 2 पुत्र मान लो x + y हैं, उनके 2 पुत्रों के आयु के योग की दोगुनी थी, मतलब 2 गुना था, ठीक है। यहां से बताओ उनके पुत्रों की योग कितनी आएगी, x + y बराबर कितना हो जाएगा, f/2, ठीक है ना भैया। चलो यहां से समझो, 20 वर्ष पश्चात, 20 वर्ष पश्चात मतलब फादर भी 20 वर्ष का हो गया, फादर भी 20 वर्ष एक्स्ट्रा हो जाएगा इसमें, बराबर दोनों पुत्रों के आयु के योग के बराबर है। x + y, इसमें कितना साल जोड़ेंगे, 20 साल एक बढ़ेगा, 20 साल दूसरा, मतलब इसमें 40 साल जोड़ेंगे, इनके आयु के योग के बराबर है। 40 को इधर लेके आओ, यानी x + y बराबर कितना हो जाएगा, 40 इधर आएगा तो f - 20 हो जाएगा। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। देखो x + y का मान आपको पता है f/2 है, बराबर f - 20, ये 2 उधर जाएगा, f बराबर में 2f - 40, ठीक है। यहां से f बराबर आ जाएगा 40। क्या पूछा था आपसे, पिता की वर्तमान आयु, बहुत आसान सा सवाल था, 40, सिर्फ लॉजिक लगाना था और कुछ भी नहीं। अगला देखो, अरे भाई ये तो टाइम एंड वर्क का सवाल है, अभी पिछला ही चैप्टर टाइम एंड वर्क खत्म हुआ है, कुछ दिन हुआ, मुझे लगता है 3-4 दिन हुआ है टाइम एंड वर्क पढ़े, और ये सवाल किसका है, तो या वाला है। और या वाले के लिए शानदार से ट्रिक आपको मैंने बताई थी, या वाले के लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि नहीं बताई थी, कई सारे ट्रिक बताए थे, कोई भी ट्रिक आप लगा सकते थे। यहां पे देखो ये वाली ट्रिक लगा दो, 1/m प्लस में 1 औरत मतलब W इंटू में इनका टाइम बराबर में टोटल टाइम, यही ट्रिक समझाया था आपको, है ना भैया, यही ट्रिक आपको बताया था। ये ट्रिक थी शानदार सी और वाले सवाल के लिए, और इसमें मैंने बताया था क्या, पूछा बटे में दिया, याद होगा शायद आपको, तो पूछा बटे में दिया, और वही क्वेश्चन एग्जाम में आया, वही क्वेश्चन एग्जाम में आया था भैया। देख लो जितने भी बच्चे हैं जो हमसे पढ़े मैथ, उनके लिए सवाल बहुत आसान बन जाएगा। पूछा कितना है, 7 आदमी है, तो 7 बटे में दिया कितना है, 3 आदमी, तो 3 प्लस में पूछा कितना है, 5 औरत, 5 बटे में दिया कितना है, 7 औरत, तो बटे में 7 इंटू में इनका समय, ये टी है इनका समय, बराबर में टोटल टाइम कितना दिया है, 32 दिन, 32 दिन का समय दे दिया भैया। अब यहां से देखो, 7 तरीके 21, 7 सते 49, 5 तिहाई 15,
ठीक है भैया, इंटू में टी बराबर में 32। हाँ, लेकिन एक और बात कहा है कि दुगुने कार्य को, काम दुगना होगा तो समय को भी दुगना करना पड़ेगा यहां से, तो दुगना समय अब लगने वाला है। ये भी आपको समझाया था, दुगना वाला सवाल का भी कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। अब यहां से देखो ये कितना हुआ, यहां से लगा दो इसको, ये कितना हुआ 49 और 15 64 बटे में ये 21 इंटू में टाइम टी बराबर में 32 दूनी के 64। ठीक है, 64 से 64 कैंसिल, टी बराबर में 21 दिन आ गया। जिसको ये ट्रिक याद होगी वो आसान से ये सवाल उसको समझ में आएगा कि हाँ ये सर कितना आसान सवाल है। देखो यहां टोटल टाइम तो रहता है, लेकिन इस बार क्या है, पिछले कार्य का दुगना कार्य, इसलिए टोटल टाइम जो 32 दिन था उसमें डबल करना पड़ेगा। यही आपको समझाया था, बात समझ में नहीं भैया? तो इसका आंसर इस तरह से ट्रिक से भी आप लगा सकते थे, बेसिक भी बताया था। एक और तरीका बताया था, याद होगा शायद आपको, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड। देखो और वाले सवाल के लिए मैंने कहा था कि और वाले सवाल खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके लिए आपको कई सारे मेथड पता होना चाहिए। देखो 3 मैन और में 7 वुमेन कितना दिन में, 32 डेज में। यहां पे लिखा हुआ है 3 मैन या 7, ऐसा लिखा हुआ है। अब यहां से आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 7 आदमी 7 मैन और कितना पूछा है 5 औरत, मतलब प्लस में 5 औरत। मैंने क्या कहा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला मेथड बता रहा हूं अभी आपको। 2 ही जेंडर दिया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई लग जाएगा, 3 गुणे 7 गुणे 32, 3 गुणे 7 गुणे 32, लेकिन काम दुगुना है तो गुणे में 2 भी करना पड़ेगा, डिवाइड बाई। यहां से बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई समझाया था, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 7 49, 5 3 15, 49 और 15 मिलके 64, 64 से ये 32 कट गया, यानी 7 तरीके 21 दिन आंसर आ गया। ये वाली भी ट्रिक अगर आपको याद होगी तो बहुत अच्छी बात है, आप लगा लोगे सवाल और मजा आ जाएगा ऐसा सवाल अगर एग्जाम में आ गया तो। बात समझ में, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था यार ये तो। चलो अगला देखो, 127 मीटर और 98 मीटर की 2 लंबी रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी? मिलने का समय निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। यहां से देखो 2 रेलगाड़ियों की लंबाई दिया और उनकी चाल भी दिया है, विपरीत दिशा दिया है। क्या बताया था 2 रेलगाड़ियों के लिए, S1 प्लस माइनस S2 इंटू में टाइम टी बराबर में दोनों लंबाइयां, दोनों ट्रेनों की लंबाइयां L1 प्लस में L2 लगा देंगे। बस इसी को बस सॉल्व कर दो आप। यहां से देखो S1 कितना है, पहली चाल है 35 और दूसरी चाल, अब विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा के लिए प्लस होता है कि माइनस, विपरीत दिशा के लिए प्लस हो जाएगा, और 55, ये 2 चालें हो गई। चूंकि ये kmph में और ये मीटर में दिया और ये kmph में दिया है, तो इसको हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा जिससे ये मीटर में आ जाए। इंटू में टाइम टी बराबर में दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई 127 और 98 को जोड़ देंगे, 127 प्लस में 98, दोनों को जोड़ दिया हमने। अब यहां से देखो ये कितना आ गया, 90 आ गया है ना, ये डायरेक्ट काट दो इसको, ये 90 आ गया ना, तो 90 को 5 बार में काट दिया तो 5 5 25, 25 गुणे टी बराबर में, इसको देख लो 9 8 17, 9 8 कितना, सॉरी 8 7 15, 12 9 21 1 22, 225, इसने इसको उड़ा दिया 9 बार में, टी बराबर आ गया 9 सेकंड। 9 सेकंड में गाड़ियां एक दूसरे को पार कर देंगी, 9 सेकंड इज द राइट आंसर। बात समझे भैया, 9 सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर देंगे। आपसे ही पूछा था कितने समय बाद वो एक दूसरे को पार देंगे, 9 सेकंड इसका आंसर आएगा। इजी क्वेश्चन था। अगला देखो, यदि एक्स क्यूब प्लस में, अच्छा बताओ, इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार होता है भैया। एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब बराबर में 35 और एक्स वाई बराबर में 6। आपसे कहा है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ऐसा आपसे कहा है। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। यहां पे कौन सी वैल्यू आएगी, सिंपल सा लॉजिक लग रहा है। यहां से देखो ये 3 रख दो, इसका मान और इसका मान 2 रख दो, क्योंकि ये बड़ा भी होना चाहिए, तो 3 दूनी के 6 ये बन गया। अगर आपने x को 3 रखा, जरा यहां पे यूज करो, 3 का क्यूब प्लस में ये 2 का क्यूब हो जाएगा, बराबर में 27 और 8 मिलके 35 होता है। ये भी एकदम करेक्ट है, यानी x का मान आपका 3 आना चाहिए, y का मान आपका 2 आना चाहिए। आपसे x माइनस वाई पूछा है, 3 में से 2 को घटा दो, आंसर आ गया 1। एकदम शानदार सा सवाल है भैया, शानदार सा। इस सवाल का आंसर बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा है। ऐसे सवाल एग्जाम में हमेशा बनते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड बेस्ट होता है। अलजेब्रा के लिए वैल्यू पुटअप मेथड तुम्हें मैंने सिखा दिया है, जाके अलजेब्रा की क्लास देखो, तब एहसास होगा। मैं आपको जो पढ़ाता हूं वो ऐसा पढ़ाता हूं जो एग्जाम में फंसे, वो आप यहां पे देख भी रहे हो कि आपके एग्जाम में फंसने लायक चीजें हैं कि नहीं। अगला देखो, यदि बहुपद x की पावर 6 माइनस 1 के 2 गुणनखंड x माइनस 1 और x प्लस 1 है, तो अन्य 2 गुणनखंड कौन से होंगे? अब यहां से दे दो,
x की पावर 6 माइनस में 1 ऐसा दे रखा है ना। अब यहां से बताओ, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x क्यूब माइनस x क्यूब की पावर में होल स्क्वायर माइनस में 1 क्यूब की पावर में होल स्क्वायर। बताओ ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अरे 1 की घात तो कुछ भी लिख दो, 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 की घात तो आप कुछ भी लिख दो, 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको इसका गुणा होगा तो आपको पता है 6 ही बनना है। अब ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है भैया, तो इसको जब खोलेंगे तो ये बनेगा, देखो x क्यूब प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x क्यूब माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बनेगा। अब इसका फॉर्मूला यूज कर लो और इसका फॉर्मूला यूज कर लो। इसका फॉर्मूला क्या होगा? x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस में माइनस होगा ना क्योंकि प्लस में दिया, तो माइनस में x और प्लस में 1, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और उसी तरह से इसका फॉर्मूला यहां पे लिख सकते हैं, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 1, इसको यूज कर सकते हैं। अरे a क्यूब प्लस में b क्यूब, ये a का क्यूब है ऐसे, ये क्यूब है ऐसे, तो a क्यूब प्लस में b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में b स्क्वायर, a माइनस बी इसका और x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। अब यहां से देखो, आपके इसमें दो गुणनखंड दे दिए हैं, x माइनस वाई और x प्लस 1। x माइनस वाई और x प्लस 1 तो एग्जाम आपको क्वेश्चन में दे दिया है। अन्य कौन से गुणनखंड है? मतलब यही दोनों तो बचे। कौन कौन सा बचा? x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1 और x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 1, यही दोनों तो बचे हैं सिर्फ। इसको इस्तेमाल कर लो अच्छे से, x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, x स्क्वायर माइनस में 1 प्लस में x, और ये वाला सी ऑप्शन सही है। ये हम सी सेट का पेपर सॉल्यूशन करा रहे हैं जो पेपर कल आया था एग्जाम में। बात समझे भैया? और आपको मैं दिखा रहा हूं कि जितना आपने पढ़ा उस एग्जाम में आया है कि नहीं आया। और जो बच्चे को CHSL का एग्जाम चल रहा है वो मैथ्स के टेलीग्राम ग्रुप में अपने क्वेश्चन को भेजें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, शुभम सिंह मैथ्स का जो चैनल है उसमें जाके आप अपने क्वेश्चन को भेजो ताकि मैं आपके CHSL एग्जाम के लिए बाकी बच्चों को बता सकूं कि कैसा पेपर बन रहा है। ठीक है ना? शुभम सिंह मैथ्स टेलीग्राम पे सर्च करो और जो भी अंक CHSL का जिनका भी एग्जाम था वो यहाँ पे क्वेश्चन को प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि सेंड जरूर करें यहाँ पे। ठीक है भैया? चलो इसको देखो, एक आयताकार खेत की लंबाई, ये क्वेश्चन एक अच्छा आया था, अगर देखा जाए तो यही एक क्वेश्चन लेवल का था, थोड़ा सा अच्छा टाइप का। एक आयताकार खेत की लंबाई 112 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर है। एक आयताकार खेत है कुछ इस प्रकार का, ठीक है, एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई दिया 112 मीटर और चौड़ाई दिया 62 मीटर, ऐसा दिया है आपको। ठीक है भैया? कह रहा है कि 6 मीटर किनारे का, किनारा मतलब उसकी साइड है, 6 मीटर किनारे का एक घनाकार टैंक खेत के चारों कोनों पर खोद दिया जाता है। एक घनाकार टैंक खोदा जाता है, यहां पे एक टैंक खोद दिया जाता है 6 मीटर का, 6 मीटर का, 6 मीटर, 6 मीटर घनाकार है। घनाकार का मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई गहराई सब कुछ बराबर है, सब कुछ बराबर है। ठीक है भैया? तो घनाकार यहां खोद दिया जाता है। फिर कह रहा है कि जो मिट्टी हटाई गई उसे बचे खेत के समतल पर बिछा दिया जाता है। खेत के स्तर में हुई वृद्धि आपको बतानी है। ऐसा सवाल बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत बार पूछा जा चुका है। मैं आपको बताऊं, कुछ भी नया नहीं पूछा यूपीपीसीएस ने इस बार। सारे सवाल मुझे लगता है कि जो पहले पूछे जा चुके उसी टाइप के पूछे हैं, कुछ भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो नया टाइप का रहे इसमें। चलो देखो भैया, इसको मैं बता रहा हूं, बहुत ही अच्छा सवाल। पहले बताओ हमें मिट्टी कहां फैलानी है, ये बताओ। तो हमें मिट्टी इस वाले एरिया पे फैलानी है, इस वाले एरिया पे हमें मिट्टी फैलानी है। जो ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, हमें इस वाली एरिया पे मिट्टी फैलानी है, चारों कोनों को छोड़कर, चारों कोनों को छोड़कर हमें इस वाले एरिया पे मिट्टी फैलानी है। तो पहले वो एरिया तो डिसाइड करें कि है कितना वो एरिया, कि ये पोर्शन है कितना, पहले ये तो निकाल ले कि पोर्शन है कितना, तब तो मिट्टी फैलाएंगे। तो पहले हमें इसका चाहिए क्षेत्रफल, तो कितना निकलेगा पहले पूरे, कैसे निकालें? जो रेड में मैंने यहां पे शेडेड किया है उसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसका एरिया क्या निकालने का तरीका कि पहले पूरा का निकाल के फिर चारों कोनों का एरिया उसमें से हटा दो तो हमें निकल जाएगा उसका एरिया। ठीक है, निकालते हैं पूरे का एरिया। तो 112 गुणे में 62, ये पूरे का एरिया आ गया। ठीक है, 112 गुणे 62 ये पूरे का एरिया आ गया। आयत का एरिया मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। इसमें से आपको क्या माइनस करना है? इसमें से आपको माइनस क्या करना है? आप बताओ, इसमें से क्या माइनस करोगे आप? इसमें से आप माइनस करोगे जो ये चारों गड्ढे हैं,
ये जो चारों गड्ढे हैं उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल घन नहीं, मिट्टी तो घन के टाइम निकालोगे, अभी आपको सिर्फ क्षेत्रफल चाहिए। 6 मीटर उसकी लंबाई है, घनाकार है। घनाकार का बेस आकृति आपको पता है कि वर्ग होता है। अगर आप गड्ढा खोदोगे घनाकार में ऐसे तो ऊपर से वो वर्गाकार दिखेगा, तो उसका क्षेत्रफल आपको चाहिए। तो ये 6, एक तो यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां, ऐसे 4 हैं। तो 4 गुणे में देखो कैसे निकालोगे, तो आप निकालोगे 4 गुणे में कितना, अच्छा वर्गाकार का क्षेत्रफल जिसका किनारा 6 मीटर दिया है, तो 6 का स्क्वायर 36, बस यही आ जाएगा आपका शेष एरिया। जो रेड पोर्शन का एरिया है यही आपका आंसर आएगा भैया। जो रेड पोर्शन का एरिया है ये आएगा शेष एरिया, शेष एरिया, ठीक है ना भैया। अब इसको निकाल सकते हो एकदम आसानी से। यहां से देखो 62 दूनी के कितना होगा, 62 दूनी के 124 को 4 हासिल लगा 12 का, 62 एकम 62 और 12 74 हासिल लगा कितना 7 का, 62 एकम 62 और 7 69, ठीक है ना भैया, 62 7 69। इसमें से आपको इसको घटाना है, 144 आया यहां पे, इसको घटा दिया तो कितना आया, ये 6800 आ जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर पे आपको मिट्टी फेंकनी है, इतना मीटर स्क्वायर पे आपको मिट्टी फैलानी है, ठीक है। अब जब इतना मीटर स्क्वायर पे आप मिट्टी फैलाओगे तो उसका क्षेत्रफल, अच्छा एक बात बताओ, पहले तो आप बताओ मिट्टी का आयतन, मिट्टी कितना निकलेगी, मिट्टी कितना निकलेगी, तो मिट्टी का आयतन बताओ, मिट्टी का आयतन। अच्छा बताओ एक गड्ढे से कितना मिट्टी निकलेगी एक गड्ढे से आप मेरे को बताओ कि एक गड्ढे से कितना मिट्टी निकलेगी। आप कहोगे सर एक गड्ढा 6 मीटर किनारे का है, तो आयतन घनाकार है, तो आयतन कैसे होगा, 6 का क्यूब, लेकिन 4 गड्ढे हैं तो इतना मिट्टी निकलेगी, तो इतना तो आपकी मिट्टी निकल जाएगी। कितना निकल जाएगी भैया, ये मिट्टी का आयतन। और ये जो मिट्टी का आयतन निकलेगा यही हमें शेष भाग पे फैलाना है, यही मिट्टी के आयतन को हमें शेष भाग पे फैलाना है। तो शेष भाग का जो आयतन होगा और जो मिट्टी का आयतन होगा दोनों इक्वल हो जाएगा। जैसे यहां से देखो, इस गड्ढा में से मिट्टी निकाला, इस गड्ढा पे मिट्टी निकाला, इस गड्ढा पे मिट्टी निकाला और इस गड्ढा पे मिट्टी निकाला, उसको हमने इस एरिया पे इस पे फैला दिया, तो वो जो मिट्टी निकली है वही तो मिट्टी है, तो इस पे फैला दिया तो इसकी ऊंचाई कुछ बढ़ जाएगी, तो पहले जो क्षेत्रफल था उसी में ऊंचाई बढ़ जाएगी। यानी इतना हमारा क्षेत्रफल था 6800 मीटर स्क्वायर, इसी की ऊंचाई बढ़ जाएगी। यानी कि शेष भाग का आयतन, शेष भाग का आयतन यानी वॉल्यूम बराबर में मिट्टी का आयतन होगा, बराबर में मिट्टी का आयतन। बात समझ में नहीं भैया, मिट्टी का आयतन ही शेष भाग के आयतन के बराबर होगा। अब शेष भाग का क्षेत्रफल पता है, आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल कितना है 6800, गुणे में इसकी हाइट है h, बराबर में मिट्टी का आयतन, तो ये मिट्टी का आयतन है 6 का क्यूब 216 गुणे में 4। बस इसी को सॉल्व करो, h का मान आ जाएगा। h बराबर 216 गुणे में 4, 216 गुणे में 4 डिवाइड बाई 6800। अच्छा एक चीज और देख लेना जरा, ये मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है, सब कुछ मीटर में दिया, लेकिन सारे के सारे आंसर सेंटीमीटर में है। तो इसका मतलब इसे हमें सेंटीमीटर बदलने के लिए गुणे में 100 करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर में अब आएगा। अब इसको काट दो, सिर्फ काटना है और कुछ नहीं। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसने इसको काट दिया 17 बार में, 17 से भाग करो, 17 एकम 17, 4 बचा, 17 दूनी के 34, 12 दशमलव में देखो कोई ऑप्शन है, 12.7 यहां पे दिख रहा है, मतलब 12.7 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर बनेगा। बहुत अच्छा सवाल था, यूपीपीसीएस के एग्जाम में ये एक प्यारा सवाल बना था भैया, बहुत ही प्यारा सवाल था। भाषण में एकदम अच्छा सवाल कह सकते हैं इसको, अच्छे सवाल की कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं। एकदम इजी है, कुछ करना नहीं आपको, सिर्फ एक लॉजिक लगाना है यहाँ पे। क्या लॉजिक है कि शेष भाग का जो आयतन होगा वो मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। कॉमन सेंस की बात है कि जो यहां से मिट्टी निकालोगे और इस पोर्शन पे जब आप मिट्टी को फैलाओगे तो दोनों का आयतन मिट्टी के आयतन के बराबर ही हो जाएगा। इस पोर्शन का जो आयतन निकलेगा वो मिट्टी के बराबर ही होगा। और आयतन कैसे निकलता है, क्षेत्रफल गुणे में ऊंचाई। तो क्षेत्रफल इसका 68 आया है, शेष भाग का क्षेत्रफल आया 6800, 6800 में ऊंचाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिट्टी के आयतन के बराबर हो जाएगा। बात समझ में भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। होप कर रहा हूं आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। किसी धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिमी व्यास का कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। पहले तो वो जो सेंटीमीटर में दिया है ना,
ये जो सेंटीमीटर में दिया है इसको मिलीमीटर में बदल दो। 3 सेंटीमीटर बराबर, यानी कि गोले की त्रिज्या दिया है क्या, गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, रेडियस को 3 सेंटीमीटर नहीं 30 मिलीमीटर कर सकते हैं, मिलीमीटर में हमने चेंज कर लिया, 30 मिलीमीटर हमने कर लिया यहां से। अब समझो यहां से 30 मिलीलीटर हमने कर दिया। अब यहां से कह रहा है किसी धातु के ठोस गोले का, अब बताओ गोले का आयतन कितना होगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है 4/3 पाई आर क्यूब ये होगा। आपसे कहा है कि इस गोले के आयतन को 4 मिमी व्यास का कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तार की जब भी बात करेंगे आप, तार हमेशा बेलनाकार होता है, कैसा होता है, बेलनाकार होता है भैया, बेलनाकार तार होता है। इस बात को हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखना कि कभी भी तार वाला क्वेश्चन आएगा तो बेलनाकार का आयतन होगा, किसका आयतन होगा, बेलनाकार का आयतन होगा, यानी कि बेलनाकार आयतन के बराबर होगा। तो ये जो गोले का क्षेत्रफल है 4/3 आर क्यूब, यही हमारे बेलन के आयतन के बराबर होगा, बेलन का आयतन, ठीक है ना, क्योंकि गोले से ही आपको ये बनाया जा रहा है, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब ये इक्वल होगा पाई कैपिटल आर, उसकी रेडियस तो दूसरी होगी ना, इसकी रेडियस दूसरी होगी, आर स्क्वायर इंटू में एच के बराबर होगा। बात समझ में भैया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, इस आर का मान दिया हुआ है 4/3 गुणे में इस आर का मान कितना दिया हुआ है 30 का क्यूब कर देंगे, 30 का क्यूब दिया हुआ है, बराबर में आर स्क्वायर, आपको पता है 4 मिमी का व्यास दिया है, 4 मिमी का व्यास है, तो बताओ अगर व्यास 4 मिमी का है तो रेडियस कितना होगा 2 mm का व्यास है ना, डायमीटर आपको दिया है तो उसकी त्रिज्या 2 mm होगी, तो इसका मान भी रख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू में कितना लंबा तार, लंबा मतलब वही बेलन की ऊंचाई आपसे पूछ दिया, इंटू में एच आपसे पूछा है। बात समझ में, अब यहां से सिर्फ इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, 2 स्क्वायर से 4 खत्म हो गया, 2700 में ये 27,000 आएगा, 27,000 डिवाइड बाई 3 कर दो, यही एच का मान आएगा, इसने काट दिया 9000, एच बराबर कितना आ गया 9000 मिलीलीटर, मिलीमीटर मतलब एमएम में आएगा आंसर, मिलीमीटर में आपने कन्वर्ट कर लिया। आपसे जो ऑप्शन दिया है वो मीटर में दिया है, देखो पहले सेंटीमीटर में बदलोगे तो 10 से भाग करना पड़ेगा, यानी h बराबर 900 सेंटीमीटर आ जाएगा, फिर मीटर में बदलोगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा, यानी 9 मीटर इसका राइट आंसर बनेगा, 9 मीटर इज द राइट आंसर। बात समझ में भैया, 9 मीटर इसका सही उत्तर बना। बहुत ही प्यारा सवाल है, जब भी कभी आपको गोले से बेलन बनाने के लिए बोले, कभी भी किसी भी सवाल में अगर गोले से बेलन बनाने के लिए बोल रहा है तो हमेशा उन दोनों के आयतन आपस में इक्वल होते हैं, यही एक कॉन्सेप्ट होता है इस तरह के सवालों के लिए, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 अभ्यर्थी, जिसने मेरी माध्यमाधिका बहुलक वाली क्लास देखी होगी प्लेलिस्ट में है, अभी भी नहीं देखे हो तो देख लो, हर एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछा जाता है, जो यूपी के एग्जाम होते हैं, यूपीपीएसएस के जो एग्जाम होते हैं या आपके जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, टेट वाले टीचिंग वाले जितने भी हैं सब में ये पूछा जाता है, सिर्फ एसएससी को छोड़ के हर एग्जाम में लगभग इस तरह के माध्यमाधिका बहुलक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब जैसे इसको देखो, 17 अभ्यर्थी किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जो अभ्यर्थी परीक्षा में असफल हुए उनके प्राप्तांक 10, 9, 6, 7, 8, 8, 7, 5, 4 और 6 हैं। सभी 17 अभ्यर्थियों की माध्यिका बताओ। बहुत ही अच्छा सवाल, एक अच्छे लेवल का सवाल है, जिसकी थिंकिंग अच्छी रहेगी वो इसको लगा पाया होगा एग्जाम में। देखो बता रहा हूं कैसे। अगर माध्यिका की बात करेगा कभी भी, तो कभी भी माध्यिका जो आपको निकालनी होती है वो आपको हमेशा कैसे, पहले तो उनको ऑर्डर को अरेंज करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम इसको पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, तो 4 से शुरू करेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, 6 2 बार है तो 6 को 2 बार लिखेंगे, जो जो लिख दे रहे उसको काट दो, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 6 लिख दिया। और देखो 7 2 बार है तो 7 2 बार लिख देंगे, 8 2 बार है 7 2 बार खत्म हो गया, 8 2 बार है तो 8 2 बार लिख दो, 8 से 8 खत्म हो गया और 9 बचा ये। अच्छा बताओ ये किसका दिया हुआ है। अच्छा बताओ परीक्षा में कितने अभ्यर्थी थे, 17 मतलब कि 17 अभ्यर्थी थे, ठीक है। किसी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जो अभ्यर्थी परीक्षा में असफल हुए उनके प्राप्तांक, अच्छा 10 भी दिया है, ये 10 यहां से शुरू हुआ है ना, तो 10 भी दिया है, 9 भी आपने काट दिया, 10 भी दिया, 10 को भी काट दिया। उनके प्राप्तांक कितने हैं। अच्छा बताओ ये किसका है, ये तो असफल हुए परीक्षार्थियों का है ना, असफल हुए वालों का दिया है। और आपसे ये 17 अभ्यर्थी जो पूरा है उनकी डिटेलिंग कहां है, ये 17 पूरे थोड़ी हैं, ये देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 10 हैं, मतलब 17 में से 10 फेल हो गए थे। जो फेल हुए हैं उनका नंबर यहां है,
जो फेल हुए हैं 17 में से जो फेल हुए हैं उनका नंबर यहां पे दिया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी पास भी तो हुए होंगे। अच्छा बताओ, जब फेल वालों का नंबर 10 या 10 से नीचे है तो जो पास वाले होंगे वो उसके बाद ही होंगे ना, यानी 10 से बड़ा ही होंगे सारे के सारे जो पास हुए हैं। माने वो ऑलरेडी आपके असेंडिंग ऑर्डर में है, वो ऑलरेडी आपके बढ़ते हुए क्रम में रहेंगे ही रहेंगे, उसकी तो कोई समस्या नहीं, वो ऑलरेडी आपके बढ़ते हुए क्रम में है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से देखो, ये 4-5 ये तो आपके फेल हुए अभ्यर्थी हैं यहां तक। जो इसके बाद हैं वो यहां 17 तक हैं, 17 तक हैं। 17 गिनती नहीं, 17 अभ्यर्थी हैं इसमें, और वो सारे अभ्यर्थी पास हैं। मतलब कितने बचे आप बताओ? 17 थे टोटल, 10 फेल हो गए हैं। ये गिनती 10 है, ये 10 नहीं, ये गिनती 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गिनती है 10। 10 फेल हुए हैं, मतलब 7 अभ्यर्थी पास हुए होंगे। और जो 7 अभ्यर्थी पास हुए हैं भैया, जो 7 अभ्यर्थी पास हुए हैं उनका नंबर इसके बाद ही होगा, क्योंकि फेल वालों का नंबर कम होता है और पास वालों का नंबर ज्यादा होता है। तो 10 से बड़ा ही नंबर होगा उन 17 अभ्यर्थियों का। आपसे पूछा है कि सभी 17 अभ्यर्थियों की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका पूछा है। अब माध्यिका कैसे निकालते हैं? तो माध्यिका निकालने का तरीका है n+1 डिवाइड बाई 2वां पद। ऐसे माध्यिका निकाली जाती है। मीडियन जो माध्यिका निकालते हैं भैया, उसके लिए यही तरीका होता है। माध्यिका यही तरीका होता है। n+1 2वां पद ये लगेगा। n+1 मतलब कितने पद हैं इसमें बताओ? तो टोटल 17 अभ्यर्थी हैं, तो 17 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2 यानी 18 डिवाइड बाई 2, यानी कि 9वां पद इसकी माध्यिका होगी। 9वां पद इसकी क्या होगी? माध्यिका होगी भैया। 9वां पद इसकी माध्यिका होगी। अब जो भी 17 पद दिए हुए, अब यहां से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां पद पे 9 है तो इसकी माध्यिका भी 9 होगी। यही इसकी माध्यिका होगी, मीडियन होगी। मीडियन आपसे पूछा था तो 9 इसका राइट आंसर है। बहुत सारे लोगों ने उपयुक्त में से कोई नहीं मारा होगा। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि 17 अभ्यर्थी में से 10 के ही नंबर दिए, 7 के दिए नहीं, मतलब डेटा अधूरा है, आंकड़ा अधूरा है, ये नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इस तरह से आंसर क्लिक किया होगा, लेकिन नहीं, आपको 17 अभ्यर्थियों के अंक की जरूरत नहीं है। माध्यिका में ऐसे सवाल बनते हैं, कई बार बने भी हैं। ठीक है ना? ये भी एक अच्छा सवाल था। बोला ना, इस सवाल को लगाने के लिए अगर आप थोड़ा सा सोच अच्छी रखोगे, मतलब थोड़ा सा दिमाग खर्च करोगे तो आ जाएगा, वरना आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है? ये भी एक अच्छा और प्यारा सवाल था। माध्यिका से सवाल यूपी के सारे एग्जाम में पूछा जाता है, और माध्यिका की वीडियो मैंने पढ़ाया है, मीन मीडियन मॉड, उसमें भी ऐसे सवाल कराया हूं। जाके देखो, मैथ्स डिजिटल की प्लेलिस्ट चेक करो और उसमें पढ़ा है। यहां पे जब मैंने पेपर सॉल्यूशन शुरू किया था, यहां पे देखो क्या लिखा था मैंने, क्या लिखा था, जरा इसको पढ़ो। 17 में से 15 प्रश्न पढ़ाए में से आए हुए थे। ये बात रियलिटी है कि अब तक जितना मैंने आपको YouTube पे पढ़ाया उस 17 में से 15 नंबर के आगे थे। एक समुच्चय वाला जो चीज अभी तक आपको नहीं पढ़ाया है, और एक दो सवाल ऐसे थे जो आपको बंदर वाला जैसे कह दे, तो वो अभी तक आपको मैंने नहीं पढ़ाया है। तो इतने सवाल आपके ऐसे थे जो आए हुए हैं भैया, आए हुए हैं, इतने सवाल थे आपके ऐसे। और ये माध्यिका वाला सवाल भी बहुत ही प्यारा सवाल था। समझ में आ रहा है? ये माध्यिका वाला सवाल भी बहुत ही प्यारा था। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, हर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसका जरूर रिव्यू लिया करो कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। अच्छा सवाल था ये भी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला देखो, ये आपसे पूछा था कि बहुलक क्या होगा। बहुलक आपसे पूछा था, बहुलक। अब बहुलक वाले सवाल तो बहुत ही आसान सवाल होते हैं। प्रेक्षणों में से 10 11 16 17 और 12 13 17 और ऐसा लिखा है, आपके बहुलक पूछा है। बहुलक का मतलब होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार हो, जो सबसे ज्यादा बार आया हो पूरे आंकड़े में। बताओ 10 कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, बस 3 बार। 10 3 बार आया। 11 1 बार, और तो कहीं नहीं दिख रहा है। 12 1 बार, 2 बार, 2 ही बार दिख रहा है। 13 1 बार, 1 ही बार दिख रहा है। 15 14 तो दिख ही नहीं रहा है। 15 1 ही बार दिख रहा है। 16 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। 5 बार 16 दिख रहा है। 16 5 बार दिख रहा है। और भी देख लो, क्या पता दिख रहा हो। हाँ, 1 2 3 4 5, 5 बार दिख रहा है। ठीक है, 12 हो गया। 17 देखो, 1 बार, 2 बार, 2 ही बार है, और 17 तक ही नंबर ही है शायद।
ठीक है, तो 16 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो 16 इसका राइट आंसर होगा। बहुलक इसका 16 होगा। बात समझ में भैया? तो ये आज के सवाल थे जो कल के पेपर में आए थे। ये आज मैंने आपको पेपर सॉल्यूशन दिया, सारे सवाल मैथ्स के क्वेश्चन टाइप करा के दिया, अच्छे से दिया, आपको समझाया कि कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं और कैसा आप पढ़ रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो वो एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, ये बात आपको पता चले। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम पे अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। वो टेलीग्राम की लिंक यहां पे दे रखी है शुभम सिंह मैथ्स नाम से। ठीक है भैया, शुभम सिंह मैथ्स नाम से आपके टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, आप मुझे यहां पे बस भेज दो और कुछ नहीं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, और जितने भी बच्चे एसएससी वाले हैं जिनका एग्जाम चल रहा है, सीएचएसएल का एग्जाम, वो यहां पे प्लीज अपने क्वेश्चन को सेंड जरूर करना, है ना। ग्रुप को ज्वाइन करो और वहां पे क्वेश्चन को अपने सेंड करो। आज के बस इतने ही सवाल थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जिनका भी पेपर है पीसीएस का, वो चाहते हैं सीसेट में मैथ को मिलाना, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना। ठीक है भैया, चलते हैं। थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद।